गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की परिचर्चा में हम भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत हेरोडोटस के बारे में समझेंगे कि हेरोडोटस का भौगोलिक चिंतन के इतिहास में उनका क्या योगदान है। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हेरोडोटस को आप लोग सभी जानते होंगे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन हेरोडोटस की जो रचना है उसमें आपको भौगोलिक तथ्यों का समावेश दिखता है। इसलिए हम लोग भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत हेरोडोटस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हेरोडोटस की एक रचना थी हिस्टोरिका, ठीक है, या कहीं कहीं हिस्टोग्राफी लिखा रहता है। तो इस किताब में आपको यह एक क्रमबद्ध ऐतिहासिक अध्ययन है, इसलिए इनको इतिहास का पिता बोला जाता है। लेकिन हिस्टोरिका का 1/3 हिस्सा लगभग भौगोलिक तथ्यों का विवरण से संबंधित है, और इसमें बहुत सारी 1/3 हिस्सा जो है वो भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है, और इसमें भौगोलिक संबंधित बहुत सारी तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इनका एक और किताब है पर्सिया का इतिहास। इसमें भी बहुत सारी भौगोलिक जानकारियां हमें मिलती है, इसलिए भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत हम इनको समझते हैं। ठीक है, इनका मानना था कि भूगोल को ऐतिहासिक संदर्भ में और इतिहास को भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट है। इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका स्टेटमेंट है। ये भूगोल को ऐतिहासिक संदर्भ में और इतिहास को भौगोलिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यहाँ पे गलत लिखा टाइप है, एक मिनट। भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए, अंतर लिखा गया है। अध्ययन अध्ययन किया जाना चाहिए। इनका जन्म स्थान हेरिकार्नेसस था। हेरिकार्नेसस जो है मिलेटस के समीप था, और हम लोग जानते हैं कि यूनानी साम्राज्य के का जब चरमोत्कर्ष था तो उस समय जो मिलेटस था एक प्रमुख अध्ययन का केंद्र था, तो उसी के समीप था हेलिकार्नेसस। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये महान यात्री और अन्वेषक थे। ठीक है, इनकी यात्राओं का विवरण को हम लोग समझते हैं। यूनान, इटली, सिसिली, भूमध्य सागरीय द्वीप, एजियन सागर तट, बेबीलोन, सूसा, असीरिया, ये सब देशों की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये सब चीज, और ये जहां गए वहां का मानचित्र के माध्यम से उसको उस स्थानों को दर्शाए हैं। जैसे ये काला सागर का यात्रा के दौरान ये बॉस्फोरस और मारमारा जलडमरूमध्य को पार किए थे। ये चीज को ध्यान रखने वाली बात है। ये स्किथिया, जिसको वर्तमान में यूक्रेन कहा जाता है, उसकी भी यात्रा की थी। ठीक है, उसके अलावा इनके बारे में जो भी उस समय का तत्कालिक ज्ञात विश्व था उसका मानचित्र बनाया। हिंद सागर को, अब एग्जाम में ये सब फोकस करने वाला चीज है कि हिंद महासागर को किस नाम से दिखाए थे। तो यहाँ पे इरिथियन सागर के रूप में हिंद महासागर को दिखाए थे, ये चीज को ध्यान में रखना है। लाल सागर को एशिया एवं लीबिया की सीमा बताया, और यहाँ पे लीबिया मतलब अफ्रीका, क्योंकि अब देखेंगे कि यूनानी साम्राज्य या यूनानी भूगोलवेता और रोमन भूगोलवेता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लीबिया नाम से ही अफ्रीका को चिन्हित किया जाता था। ठीक है, ये काला सागर के उत्तरी तटीय क्षेत्र, डॉन घाटी, स्टेपीज प्रदेश, यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत, कैस्पियन सागर के बारे में लिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं। तो ये आप देखिएगा कि जो काला सागर है, काला सागर के यात्रा के क्रम में बहुत सारे जगह पे अभी हम बताएं यहाँ पे कि ये बॉस्फोरस एवं मारमारा जलडमरूमध्य पार किए थे। तो इस तरह का स्टेटमेंट कभी कभी दे देता है। इन्होंने यात्रा की थी स्किथिया की, खैर ये सब चीज पूछता नहीं है, यानी
यूक्रेन की, तो वो सब ध्यान में रखिएगा। और ये काला सागर के तट पर एक सामूस नामक बस्ती था, वहां पे वो 8 साल रहे। मैंने ये पूरा अपना यात्रा लगभग 20 साल यात्रा में ही बिता दी, ठीक है। और उस समय तो उसमें उस समय ज्ञात विश्व 3 ही महादेश था, यूरोप, एशिया और लीबिया। लीबिया यानी अफ्रीका। तो अफ्रीका को लीबिया के नाम से जाना जाता था। एशिया एशिया को ये अपने मानचित्र में थोड़ा सा छोटा दिखा दिए हैं, क्योंकि ये यूरोप को बहुत बड़ा दिखा दिया है ना, तो इसके कारण विकृति हुआ। इरिथियन सागर भी जो है, जिसको हिंद महासागर के रूप में, उसकी भी स्थिति बहुत सही नहीं थी, लेकिन बहुत सारे जगहों को ये सही तरीके से दिखाए हैं, तो इनका मानचित्रण का भी महत्वपूर्ण इनके मानचित्रण को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मिस्र की यात्रा किए थे, तो मिस्र नदी में ये नील नदी को देखा, ठीक है, और नील नदी को मिस्र का वरदान बताया। ये चीज सब जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। डेल्टा शब्द सबसे पहले कौन प्रयोग किया? नदी द्वारा निर्मित डेल्टाई भाग, यानी डेल्टा शब्द को प्रस्तावित कौन किया था? तो हेरोडोटस किया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। एशिया और अफ्रीका का विभाजन का आधार लाल सागर को माना। इससे पहले नील नदी को लोग एशिया और अफ्रीका का विभाजन का आधार मानते थे, जो कि गलत था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया एवं अफ्रीका का विभाजन का आधार जो है लाल सागर है, इसके बारे में कौन बताया? ठीक है, तो हेरोडोटस को आपको ध्यान में रखना है। इरिथियन सागर, ये जो हम अभी बताया कि इरिथियन सागर कौन है? तो हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ पे पोन्स यूक्सिन होगा, पोन्स हो गया है, तो पोन्स यूक्सिन यानी काला सागर को पोन्स यूक्सिन ये मिलाने के लिए देता है, जैसे हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, ठीक है। एशिया एशिया के बारे में देखिएगा, तो ये एशिया माइनर के बारे में बहुत सारी इनको जानकारी थी, है ना। और ये मियंडर नदी के विसर्पों का अध्ययन किए थे, तो ये भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मियंडर यानी उसी का हिंदी जो विसर्प होता है, तो ये मियंडर का अध्ययन किए थे, और उसी के नाम पे मियंडर विसर्प के लिए मियंडर वर्ड या विसर्प यूज होता है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। फारस साम्राज्य को 20 भागों या प्रांतों में विभाजित किया था, और जिसका नामकरण वहां की जनजातियों या नदी के आधार पर किया था। यहाँ पे नदी छूट गया, जनजातियों एवं नदी के आधार पे किया था, तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हेरोडोटस के बारे में, क्योंकि ये मुख्य रूप से इतिहासकार थे, लेकिन इतिहासकार होने के बावजूद भी कुछ इनका जो मानचित्रण था, उसमें बहुत सारे भौगोलिक सूचनाओं को सूचित किया गया था। यद्यपि उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण बातें थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछता है हिस्टोरी का किसकी रचना है, और पर्सिया का इतिहास लिखा है। इस सब में बहुत सारी भौगोलिक सूचनाएं मिलती है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हमेशा पूछता है कि इतिहास को भूगोल के दृष्टिकोण से और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ये यात्री भूगोलवेता के तौर पे इनको जाना जाता है, ठीक है। और ये यूनान में गए, इटली गए, सिसिली गए, भूमध्य सागरीय द्वीपों का भी भ्रमण किया, और उसके बारे में सूसा के गए, असीरिया गए, और इस देशों का यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। काला सागर का जर्नी कर रहे थे, तो उसी दौरान ये बोस्फोरस एवं मारमारा जल डमरू मध्य को पार किया था, ये चीज को याद रखना है। ये यूक्रेन की भी यात्रा किए थे, ठीक है। ये कुल मिला के अपने जीवन का 20 साल यात्रा में ही दे दिए, तो 20 साल पूरा यात्रा की, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। यात्री भूगोलवेता के रूप में इनको चिन्हित किया जा सकता है। ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। विश्व को विश्व के कितने महादेश उस समय थे? तो 3 थे, एशिया, यूरोप और लीबिया, ठीक है। लीबिया यानी अफ्रीका। हिंद महासागर को किस नाम से? इरिथ्रियन सागर के रूप में दिखाया है। लाल सागर को एशिया और लीबिया का सीमा बताया। उससे पहले जो है नील नदी को एशिया और लीबिया का सीमा माना जाता था, तो ध्यान रखना है। ये सीथियन निवासी के बारे में भी लिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं। काला सागर के उत्तरी तटीय क्षेत्र के बारे में, रॉन घाटी के बारे में, स्टेपिज प्रदेश के बारे में, यूराल पर्वत के बारे में, कॉकेसस पर्वत के बारे में, कैस्पियन सागर के बारे में विवरण प्रस्तुत किए हैं, तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा। और ये देखिएगा कि
ये भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों को ये मैप में अपना दिखाए हैं, ठीक है। और उससे संबंधित ये काला सागर में इनके बारे में एक जानकारी है कि काला सागर के तट पर सामोस नामक बस्ती में ये 8 वर्ष व्यतीत किए थे, ठीक है। बस इनके बारे में। और मिस्र की यात्रा किए थे, नील नदी को देखा था, नील नदी को मिस्र का वरदान बताया, डेल्टा सब प्रस्तावित किया, ठीक है। और कुछ एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप कि ये भी थेल्स की तरह जलवायु कटिबंध 5 मानते थे। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शीत कटिबंध, ऐसे शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये 5 कटिबंध में विभाजित किए थे। ये चीज को याद रखिएगा, जलवायु कटिबंध 5। देखिए इसमें अगर पूरा इंपॉर्टेंट क्या है नेट एग्जाम के लिए, या तो सबसे पहले डेल्टा शब्द कौन प्रस्तावित किया, तो हेरोडोटस, ये इंपॉर्टेंट है। भूगोल को ऐतिहासिक संदर्भ में, इतिहास को भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए, कौन बोला, तो हेरोडोटस, ठीक है। नील सॉरी लाल सागर को एशिया और लीबिया के बीच में विभाजन का आधार सर्वप्रथम कौन बनाया, तो हेरोडोटस। ये चीज को ध्यान में रखना है। और ये जलवायु कटिबंध के बारे में आप बता सकते हैं कि ये भी 5 जलवायु कटिबंध के बारे में चर्चा किए हैं। और मियांडर का एक एशिया माइनर के समीप मियांडर नदी के विसर्पों का अध्ययन किया है, और उसी के नाम पे मियांडर को विसर्प या मियांडर कहा जाता है, ठीक है। मियांडर समझते हैं, नदी द्वारा इस तरफ से विसर्प का निर्माण किया जाता है, तो उसी को, तो ये मियांडर नदी में इस तरह का विसर्प का अध्ययन किए थे, इसलिए इसको बाद में मियांडर नाम या विसर्प नाम इसी के नाम पे पड़ा। ये चीज को ध्यान में रखना। चलिए आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम अगले भूगोलवेता के बारे में बात करेंगे।